हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 1 आवर डेली एजुकेशन। दोस्तों, हम देख रहे हैं भारत का संपूर्ण इतिहास और इसमें हम ऑलरेडी एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सा कंप्लीट कर चुके हैं? प्राचीन भारत का जो इतिहास है इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं कोल तथा द्रविड़ सभ्यता। तो आ जाइए चैप्टर नंबर 2 पे। कोल तथा द्रविड़ सभ्यता। कोल कौन थे? कोल भारत के ही एक बहुत पुरानी जाति है। कुछ विद्वानों की धारणा है कि ये लोग भारत के मूल निवासी थे और कहीं बाहर से नहीं आए थे, परंतु कुछ विद्वानों के विचार में ये लोग बाहर से उत्तर पूर्व के पर्वतीय मार्गों द्वारा भारत में आए थे। कोल लोग चाहे कोल लोग चाहे भारत के निवासी रहे हो और चाहे वे बाहर से आए हो, परंतु इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि सबसे पहले वही लोग में निवास करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि जब उत्तर पश्चिमी की ओर से द्रविड़ लोग भारत में आए, तब उन लोगों ने कोलों से उपजाऊ मैदानों से खदेड़ दिया और वे लोग पर्वतीय प्रदेशों तथा जंगलों में भाग गए। यही कारण है कि आजकल भी कोल लोग ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं। कोलों के वंशज आजकल आसाम, बंगाल, मद्रास, मध्य प्रदेश तथा नागपुर, बिहार के पर्वतीय तथा जंगली प्रदेश में पाए जाते हैं। कोलों की कई शाखाएं हैं। इनमें से कुछ तो निरे असंभ्य, परंतु कुछ सभ्यता की दौड़ में आगे बढ़ गए। कोल लोग छोटे कद के होते हैं, परंतु नाक चपटी होती है। कोल सभ्यता। कोल लोगों की गणना भारत की असभ्य जातियों में होती है। ये लोग मुंडा भाषा बोलते हैं और गांवों में निवास करते हैं। ये बड़े ही सरल स्वभाव के तथा शांतिप्रिय होते हैं। अपरिचित लोगों से बहुत डरते हैं और उनसे दूर रहने का प्रयास करते हैं, परंतु परिचितों के साथ ये लोग प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। अब कोलों के जीवन का सक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है। जीविका का साधन। चूंकि कोल भारत के आदि निवासी थे, अंत्य प्रारंभ में ये लोग जानवरों का शिकार कर तथा कद, मूल और फल खाकर अपनी जीविका चलाते थे, परंतु कालांतर में ये लोग कृषि भी करने लगे और पशुओं का पालन करने लगे। ये लोग धान तथा गन्ने की खेती किया करते थे और हाथियों तथा भैंसों को पालते थे। सहयोग का जीवन। कोल लोग संगठन बनाकर गांवों में निवास करते थे, शिकार के लिए एक साथ जाया करते थे और भोजन भी ये लोग एक साथ ही किया करते थे। ये लोग बड़े मेल जोल के साथ रहते थे और एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। सामाजिक जीवन। कोल लोगों में जाति प्रथा नहीं थी और न उनमें कोई वर्ग भेद था। समाज में ऊंच नीच का कोई भेदभाव न था और सभी समान समझते थे। कोल लोगों को अपने बच्चों की शिक्षा का बड़ा ध्यान रहता था। ये शिक्षा व्यावहारिक होती थी और गण के एक पदाधिकारी द्वारा दी जाती थी। दंड विधान। कोलों के अपने अलग नियम होते थे और इन्हीं नियमों के अनुसार अपराधियों को दंड दिया जाता था। जो लोग बड़े अपराध करते थे वे गांव के बाहर निकाल दिए जाते थे। धार्मिक विचार। कोल लोग किसी सर्वशक्तिमान दयालु भगवान में विश्वास नहीं करते थे। वे केवल भूत प्रेत में विश्वास करते थे और भय के कारण उनकी पूजा किया करते थे। उनका ये विचार था कि यदि प्रेत लोग अप्रसन्न हो जाएंगे तो उन्हें कष्ट पहुंचाएंगे और अगर प्रसन्न रहेंगे तो उनका कल्याण करेंगे। अतएव इन प्रेतों का प्रसन्न रखने के लिए वे उन्हें मोटी रोटी, शहद तथा दूध चटाया करते थे। उन्हें प्रसन्न रखने के लिए ये छोटे पशुओं तथा पक्षियों की बलि भी दिया करते थे। इन लोगों का विश्वास था कि भूत प्रेत बड़े बड़े पेड़ों में निवास करते हैं, अतएव ये लोग पेड़ों की पूजा किया करते थे। कोल सभ्यता। देखिए, मूर्ति जो पूजा में विश्वास करते थे। ठीक है। शव विसर्जन। कोल लोग मृतक शरीर को फेंक दिया करते थे, जो वायु तथा सूर्य का प्रकाश द्वारा नष्ट हो जाया करता था। कभी कभी वे शव को पशु पक्षियों को समर्पित कर देते थे, जो उन्हें खा जाया करते थे। यदा कदा वे शव को गाड़ भी दिया करते थे। द्रविड़ कौन थे? कोलों के साथ साथ भारतवर्ष में एक दूसरी जाति भी निवास करती थी, जो द्रविड़ कहलाती थी। यही लोग भारत के अत्यंत प्राचीन निवासी माने जाते हैं। इनका कद छोटा, सिर बड़ा, नाक छोटी तथा चपटी और रंग काला होता था। जिस समय आर्य लोग भारतवर्ष में आए, उन दिनों द्रविड़ लोग भारत के विभिन्न भागों में निवास करते थे। आर्यों ने उन्हें अनार्य, दर्यु आदि नामों से पुकारा और आर्यों ने द्रविड़ को उत्तरी भारत से मार भगाया। फलत द्रविड़ लोग दक्षिण भारत में भाग गए और वहीं पर स्थायी रूप से निकास करने लगे। यहीं पर उनकी सभ्यता तथा संस्कृति का धीरे धीरे विकास होता रहा। द्रविड़ों का आदि देश। द्रविड़ लोग भारत के मूल निवासी थे अथवा अन्य जातियों को भांति ये लोग बाहर से भारत आए थे।
इस प्रश्न का विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वानों का विचार है द्रविड़ लोग दक्षिण भारत के मूल निवासी थे, परंतु अधिकांश विद्वानों का ये धारणा है कि द्रविड़ लोग बाहर से भारत आए थे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये लोग किस मार्ग से इस देश में आए थे। कुछ विद्वानों का कहना है कि द्रविड़ लोग मंगोल जाति के थे और उत्तर पूर्व के मार्ग से इस देश में आए थे। कुछ विद्वानों के विचार में हिंद महासागर में लेमुरिया नाम का एक महाद्वीप था जो पानी में डूब गया है। इन विद्वानों के विचार में द्रविड़ लोग इस महाद्वीप के मूल निवासी थे और वे वहीं से भारतवर्ष में आए थे। अन्य लोगों के विचार में द्रविड़ लोग पश्चिम एशिया के आदि निवासी थे और बेलूचिस्तान होते हुए उत्तर पश्चिम के मार्ग से भारत में आए थे। द्रविड़ों का मूल स्थान चाहे जो जहाँ हो, इतना तो निर्विवाद है कि अंत में ये लोग दक्षिण भारत में स्थायी रूप से निवास करने लगे और वहीं पर इनकी सभ्यता तथा संस्कृति का विकास हुआ। द्रविड़ सभ्यता। पहले विद्वानों की ये धारणा थी कि आर्य सभ्यता ही भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है, परंतु अब ये सिद्ध कर दिया गया है कि द्रविड़ सभ्यता आर्य सभ्यता से कहीं अधिक पुरानी है। आर्यों ने द्रविड़ों के दस्यु, दानव, राक्षस आदि नामों से पुकारा है। इससे ऐसा लगता है कि द्रविड़ लोग बिल्कुल असभ्य थे, परंतु वास्तव में ऐसी बात न थी। द्रविड़ लोग सभ्यता की दौड़ में काफ़ी आगे बढ़ गए थे, जो निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट हो जाएगा। नगरीय सभ्यता का आरंभ। ठीक है, द्रविड़ी सभ्यता भी देखिए। निवास स्थान। द्रविड़ लोग गांवों तथा नगरों में निवास करते थे। भारतवर्ष में नगरों का निर्माण सबसे पहले द्रविड़ों ने ही किया। शत्रुओं से इन नगरों की रक्षा करने के लिए वे इनकी किलेबंदी कर लिया करते थे। अंत्य नगरीय जीवन तथा नगरीय सभ्यता को आरंभ द्रविड़ों ने ही किया था। जीविका का साधन। चूँकि द्रविड़ लोग गांव तथा नगरों में निवास करते थे, अंततः कृषि तथा व्यापार इनकी जीविका के साधन थे। जो द्रविड़ गांवों में रहते थे वे बड़े कुशल किसान होते थे और विभिन्न प्रकार की खेती किया करते थे। अपने खेतों को खींचने के लिए ये लोग नदियों में बांध बनाते थे। उन पर ये पुल भी बनाते थे जिससे वे उन्हें आसानी से पार कर सके। कृषि के अलावा द्रविड़ लोग व्यापार भी करते थे। व्यापार में इन लोगों की बड़ी रुचि थी और शांतिपूर्वक ये लोग विदेशों के साथ व्यापार करते थे। ये लोग बड़े चतुर निविक होते थे और निकट के द्वीपों में इन लोगों ने अपना उपनिवेश स्थानीय कर पर्यटन किया। सामाजिक संगठन। द्रविड़ों का समाज मर्तक था और माता की कुटुंब की प्रधान हुआ करती थी। इन लोगों में चचेरे भाई बहनों में विवाह हो सकता था। ये प्रथा इन लोगों में अभी प्रचलित है। जाति प्रथा का प्रचार इन लोगों में न था। इनके समाज में केवल ब्राह्मण तथा शूद्र होते थे। क्षत्रिय तथा वैश्य इनके समाज में न थे। अपने मुर्दा को वे लोग गाड़ते थे, परंतु जब ये आर्यों के संपर्क में आए तब उन्हें जलाने भी लगे। धार्मिक जीवन। द्रविड़ों के धार्मिक विचार बड़े ही स्पष्ट थे। ये लोग पृथ्वी की पूजा करते थे। अपनी देवी देवताओं में सबसे अधिक प्रधानता ने इन लोगों ने माता देवी को दी थी। शिवलिंग की पूजा द्रविड़ों में प्रचलित थी। ये लोग पशुओं को भी पूजा किया करते थे। शिव को ये लोग पशुपति कहते थे। संभव ये लोग शेषनाग के भी उपासक थे। प्राचीन काल के द्रविड़ प्रेतों की भी पूजा किया करते थे और उन्हें बलि दिया करते थे। पान, फल तथा फूल से पूजा करने की विधि संभव द्रविड़ों से ही आरंभ हुई। अपने देवी देवताओं की पूजा के लिए लोग मंदिर भी बनवाया करते थे। ये मंदिर। ठीक है। कला प्रेमी। द्रविड़ों की काल में बड़ी रुचि थी और वे बड़े कुशल कलाकार थे। ईंटों तथा पत्थरों से ये बड़े सुंदर मकान बनाया करते थे। सुंदर सुंदर आभूषणों को बनाने में ये लोग बड़े ही चतुर थे। कताई, बुनाई तथा रंगाई के काम में भी ये लोग बड़े कुशल थे। ये लोग मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाते थे। नृत्य तथा संगीत शाला में इनका बड़ी रुचि थी। ये देखिए आप, द्रविड़ सभ्यता के लोग ईंटों और पत्थरों से सुंदर मकान बना लेते थे। ठीक है ना। राजनीतिक जीवन। द्रविड़ों की राजनीतिक व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, अर्थात राज्य का प्रधान राजा होता था। इसके शासन में बहुत ही सुकटित होता था और बड़ी ही सुचारू रीति से संचालित होता था। देश के कई जिले में विभक्त था और प्रत्येक जिले का राजा होता था। वे राजा ईंटों तथा पत्थरों के बने हुए सुंदर भवनों में निवास करते थे। यही भवन किले का भी काम करते थे। युद्ध में ये लोग धनुष, बाण, बर्छा, भाला आदि का प्रयोग किया करते थे। अपनी रक्षा के लिए गांव तथा नगरों की किलेबंदी भी ये लोग किया करते थे। सभी काम नियमानुसार होते थे और नियम भंग करने वालों को दंड दिया मिलता था। भाषा तथा लिपि। द्रविड़ों की भाषा ब्राह्मी से मिलती जुलती थी। दक्षिण की तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाओं उसी की शाखाएँ हैं। लेखन कला का इन्हें ज्ञान था। ये लोग
ताड़ के पत्ते पर लिखते थे और बहुत से पत्तों के संग्रह से पुस्तक बनाई जाती थी। निष्कर्ष, उपयुक्त विवरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि द्रविड़ों की सभ्यता बड़ी उन्नत दशा में थी और ये सभ्यता की दौड़ में काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। आगे चलकर आर्यों में बहुत बातें द्रविड़ों से सीखी और उनकी सभ्यता तथा संस्कृति से प्रभावित हुए। अस्तु स्मिथ महोदय ने द्रविड़ सभ्यता के अध्ययन पर बल देते हुए लिखा, भारतीय इतिहास का सांगोपांग ज्ञान तब तक नहीं प्राप्त हो सकता जब तक दक्षिण भारत की अनार्य संस्थाओं का सही अध्ययन न किया जाए। ठीक है, ये देखिए एक लाइन इंग्लिश में लिखी है, अर्ली इंडियन हिस्ट्री एज अ होल कैन नॉट बी वी इन ट्रू पर्सपेक्टिव अंटिल द नॉन आर्यन स्टूडेंट ऑफ साउथ रिसीव एडु ट्रीटमेंट। वी ए स्मिथ, ठीक है ना, स्मिथ लिखा है, अस्तु स्मिथ। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।